जय हिंद दोस्तों, एग्जाम क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग फटाफट क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। आज समझ लीजिए कि 6वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। यूपी ट्रिपल एस सी एसओ की जो भी तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही बेहतर क्लास आपको मिलेगा। हाँ, रही बात, बहुत बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर क्या करिए कि जो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा उसको बता दिया करिए। तो ठीक है ना, तो कल किसी को क्वेश्चन नंबर 6 में दिक्कत थी तो बोले थे सॉल्व करा दिए, उसको समझा दीजिए। तो आपको मैं बता दूं, वो सारे क्वेश्चन आपके पास पहुंचेंगे, शॉर्ट्स के माध्यम से हम बना के आपको भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसका शॉर्ट्स बना दिया जाएगा, उसको बना के भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो क्लास है। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से। ठीक है, आज पहले नंबर क्वेश्चन पे अंशुल। अच्छा, अंशुल जरूर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास में। तो चलिए बताइए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है इन स्टैटिस्टिक्स, व्हाट डज पॉपुलेशन रेफर टू। ठीक है, तो पूछा है कि नंबर ऑफ सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री, द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर स्टडी और पर्सन्स इंक्लूडेड इन द सैंपल। डी है ओनली इकोनॉमिक डाटा, यानी कहने का मतलब ये है कि सांख्यिकी के अनुसार जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। वैसे तो आप जानते हैं किसी देश के नागरिकों की संख्या, वही क्या हो गया, क्या हो गया, जनसंख्या हो गया। लेकिन यहाँ पर किसके अनुसार पूछा है कि सांख्यिकी में जनसंख्या किसको बोलते हैं। आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, चलिए बताइए। तो विनीत कुमार जी ने बताया बी, अंशुल जी ने ए बताया है, अभय सिंह ने बी बताया है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बी हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि सांख्यिकी के अनुसार जो अध्ययन की इकाइयां हैं उन्हीं के संपूर्ण समूह को हम क्या बोलते हैं, उसको हम सांख्यिकी बोलते हैं, सॉरी जनसंख्या बोलते हैं, यानी उसको पॉपुलेशन बोला जाता है। क्लियर है, यानी द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर स्टडी, इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। यानी आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ऐसे फटाफट सभी लोग आंसर देते रहिएगा, अरे कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। माध्यिका उस मान को कहते हैं जो सबसे अधिक बार आए। बी, व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करे। सी, सभी मानों का औसत हो। डी है न्यूनतम और अधिकतम का मध्य हो, यानी मीडियंस इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। बी क्या है, डिवाइड्स द अरेंज सीरीज इनटू टू इक्वल हाफ्स। सी क्या है, इज द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सभी लोग बताएं। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर फटाफट बताएं क्या हो जाएगा। ए होगा कि बी होगा कि सी की डी। अभय सिंह जी ने बताया ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप सभी लोग बताएं। देखिए आप सभी लोग भी पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग बताएं, आपको भी एग्जाम देना है। तो जो लोग भी यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम देने वाले हैं तो सभी लोग आंसर दें। बहुत बढ़िया, अभय सिंह जी ने बी आंसर दिया, विनीत कुमार जी ने दूसरा नंबर आंसर दिया। बहुत ही शानदार। व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करना। माध्यिका जानते हैं ना, मीडियन, मीडियन जो होता है एकदम सेंटर में होता है। तो जब सेंटर में होता है तो इधर भी कुछ आंकड़े होते हैं, इधर भी कुछ आंकड़े होते हैं, बराबर बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। तो दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत बढ़िया, अंशुल जी का भी जवाब आ गया। कौन सा है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकीर्णन का निरपेक्ष मान है, यानी डिस्पर्सन का। तो वितरण गुणांक है, मानक विचलन है, विषमता गुणांक है, सहसंबंध गुणांक है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। फर्स्ट क्या है बताइए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बी है स्टैंडर्ड डेविएशन। सी है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। डी का है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या आंसर होगा इसका बताइए। बी किसका बताया, बी। अच्छा, बी इसके पहले वाले का। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएं। इसका आंसर सभी लोग बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकीर्णन का निरपेक्ष मान है। ए है कि बी है कि सी है कि डी है। चलिए तो बता देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, मानक विचलन हो जाएगा। यानी प्रकीर्णन का निरपेक्ष मान कौन होता है, मानक विचलन, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आंकड़े का विचरण वेरिएंस 49 है तो मानक विचलन बताना है। क्या बताना है, मानक विचलन बताना है। तो कैसे होगा बताइए, यहाँ पे 2401 होगा कि 7 होगा कि 49 होगा कि 24.5 होगा। तो यहाँ तो सॉल्व करके बताना है। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं इसका। अभय सिंह जी ने बताया तीसरे का बी, चलिए बहुत बढ़िया। विनीत कुमार जी ने भी बी बताया था, लेकिन इसका बताइए आप सभी लोग 4th नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे निकलेगा बताइए। 47,
अच्छा 4 का 7 आपका 47 हो गया है। तो देखिए 4 का 7 हो जाएगा, तो हमको क्या निकालना बताइए, हमको निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन एनएसडी निकालना है। तो जो भी वी दिया होगा, वेरिएंस दिया होगा, उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 49 का हमने स्क्वायर रूट कर दिया, कितना हो जाएगा बताइए, 7 हो जाएगा। तो आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए क्या करना था, बस 49 था, वेरिएंस दिया था, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, यानी कि 4 का आंसर हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, विनीत कुमार जी ने भी बता दिया। अब देखिए अगला, हाँ आर्या सिंह जी ने भी 7 बताया है। चलिए सभी लोगों ने 7 आंसर दिया है, बढ़ते हैं आगे। कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का सूत्र है, तो कौन सा सूत्र है यही पूछ रहा है। देखिए ए वाला है माध्य माइनस बहुलक बाई क्या है, मानक विचलन, बी क्या है, माध्य माइनस माध्यिका गुणे 3, सी क्या है, माध्य गुणे मानक विचलन, और डी क्या है बताइए, Q3 माइनस Q1/2। तो यही बताना है, सभी लोग बताइए कौन सा आंसर होगा। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। एक मिनट रुक जाइए, फोन आ रहा है जरूरी कुछ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सी जरूरी कॉल है घर से। हाँ सही है, 5 का ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, 5 का ये। थोड़ा घर से जरूरी कॉल आ गया था भाई, थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ आपको। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली सर बोथ ए एंड डी शुड बी देयर, ए एंड डी, ए एंड डी कहाँ पर है यहाँ पे, 5 का ए होगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला बताइए। हाँ राहुल जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। कौन कौन है, फिटनेस क्लब, इट इज सेफ। देखिए आपका कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, इसको लेके हम न्यूज जल्दी लेके आने वाले हैं, आप सभी लोग को पूरी जानकारी दी जाएगी, थी ना। तो उसके लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो बहुलक निकालने के सूत्र विधि में यल क्या दर्शाता है, पूछ रहा है यल क्या दर्शाता है बताइए। अगर हम बहुलक निकाल रहे हैं तो उसमें जो यल होता है वो क्या दर्शाता है बताइए सभी लोग। यल जो है, ध्यान दीजिएगा कि क्लास इंटरवल यानी कि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग का मतलब जैसे मान लीजिए कि n/2 हम निकालते हैं, तो n/2 जिसके सामने आएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि 60 से मान लीजिए 70 है, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे अगर पूछा जाए यल क्या होता है, तो ये अपर लिमिट होता है, ये क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। तो यल किसको दिखाता है बताइए, यल जो दिखाता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को। एल मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विनीत कुमार जी का भी सही है, यू आर मोस्ट वेलकम। और राहुल रावत जी का भी सही है, अंशुल आपका भी सही है, सभी लोग का सही है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्या है अगला। देखिए इन विच सिचुएशन आर मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल, किस सिचुएशन में
ये तीनों इक्वल होते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, बी क्या है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, सी क्या है नॉर्मल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, डी है जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए वहां पे क्या दिया हुआ है, धनात्मक विषम वितरण में, बी है ऋणात्मक विषम वितरण में, सी क्या है सामान्य सममित वितरण में, डी क्या है जे आकार वितरण में। तो बताइए किस स्थिति में ये जो माध्य होता है, माध्यिका होता है और बहुलक होता है, तीनों बराबर होते हैं। ए बी सी डी में से आप सभी लोग आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। तो कौन सा आंसर बताया अभय सिंह जी ने, 6 का बी। अच्छा 6 पे अभी है। अच्छा राहुल रावत जी सी बताया है, अभय सिंह जी ने 7 का सी बताया। हाँ सही है, यानी सममित वितरण में जब सामान्य सममित वितरण किया जाता है तो उस कंडीशन में तीनों का वैल्यू क्या होता है बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला बताइए द फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल डेविएशन, पूछ रहा है कि फॉर्मूला बताइए क्वार्टाइल। हाँ बहुत बढ़िया, सिमेट्रिक होगा। अरुण कुमार जी का भी 7 का बी है। चलिए तो चतुर्थांश विचलन क्वार्टाइल डेविएशन का सूत्र है कौन सा है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा, सभी लोग बताएं। 8 नंबर वाले क्वेश्चन का कौन सा है बताइए, 8 नंबर है, 8 नंबर वाले का सभी लोग बताएं, 8 का आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताएं। देखिए क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है यही फॉर्मूला होता है, उसका क्या होता है Q3 माइनस Q1/2। क्या होता है Q3 में से Q1 को माइनस कर देते हैं, बाई 2 करते हैं, है ना। ये किसका फॉर्मूला है बताइए, क्वार्टाइल डेविएशन का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 8 का भी बहुत शानदार। आर्या सिंह जी ने भी बताया, अभय सिंह का भी आंसर सही है, विनीत कुमार जी ने भी आंसर बताया, अंशुल जी का भी 8 का भी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। और राहुल रावत जी ये तो खैर शानदार दे ही रहे हैं सभी लोग। देखिए बढ़ते हैं आगे। कर्टोसिस का संबंध है, हिंदी में थोड़ा सा ये हो जाता है, कर्टोसिस का संबंध किससे है, वितरण की सममिति से, वितरण की शिखर की ऊंचाई नुकीलेपन से, माध्य से विचलन से, कि नमूने के आकार से। यानी सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बी क्या है पीकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सी क्या है डेविएशन फ्रॉम मीन, डी क्या है बताइए सैंपल साइज। तो क्या आंसर होगा बताएं सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा, कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्टोसिस का संबंध किससे है, इन चारों में से आप सभी लोग बताएं। हाँ आप सभी लोग को जानकारी दे दें, किसी किसी क्वेश्चन पे आप सभी लोग को डाउट रह रहा है ना। तो एक दो क्वेश्चन कई लोग कमेंट्स में डाले थे, तो उसका हम शॉर्ट्स बना के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, शॉर्ट्स के माध्यम से उसका सोल्यूशन आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं किसका किसका आंसर आ गया। राहुल रावत जी है 9 का बी, अरुण तिवारी अरुण कुमार जी का है 9 का बी, और क्या है विनीत कुमार बी है, अभय सिंह जी का 9 का बी है, संजीव निगम जी है 7 का सी, ठीक है। तो 7 का सी, तो 9वें का, अच्छा 7 के सी पे आप है, लग रहा है कि नेट स्लो चल रहा होगा आपका। तो देखिए जिसका जिसका बी आंसर है, वितरण की शिखर की ऊंचाई नुकीलेपन से, यानी पीकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कर्टिस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है बताइए, पिक्डनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं जितने भी प्रैक्टिस सेट में है, प्रैक्टिस सेट ही नहीं आप प्रीवियस ईयर में भी उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है ना। तो इसको दिमाग में रखिएगा, और इसका पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग आंसर देंगे। बहुत बढ़िया संजीव निगम जी 7 का सी बताया आपने। तो चलिए बताएं सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। लेप्टोकर्टिक वितरण में बीटा, यानी बीटा बीटा 2 का मान क्या होगा, इन लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ बीटा 2 इज B2 इक्वल टू 3, B2 इज ग्रेटर देन 3, B2 इज लेस देन 3, B2 इक्वल टू 0। ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है, सभी लोग आंसर दें इसका। ये जो क्वेश्चन आया है तीसरी बार आया है, जितना प्रैक्टिस सेट अभी तक कराया है उसमें तीसरी बार आया है, ठीक है। तो राहुल राव जी ने बोला है 10 का बी। अच्छा थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हो गया यहाँ पे, देखिए ये ए बी और क्या बताइए सी डी, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया बताइए डी हो गया। तो ए बी सी डी हमने बना दिया है, तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए, आंसर हो जाएगा बी। 10वें का आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी B2 इज ग्रेटर देन 3। B2 इज क्या हो जाएगा बताइए, ग्रेटर देन 3। 11 पे आ जाइए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं, ए ऑप्शन है किसी अन्य स्रोत से लिए गए हों, बी पहले से प्रकाशित हो, सी अन्वेषक द्वारा पहली बार स्वयं संग्रहित किए गए हों, डी है द्वितीय स्रोत से लिए गए हों। देखिए इसमें देख लीजिए, प्राइमरी डाटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फ्रॉम अनदर सोर्स, बी ऑलरेडी पब्लिश्ड, सी क्या कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम, डी क्या है टेकन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। इनमें से कौन सा आंसर होगा बताइए सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया संजीव जी 9 का बी आपने बताया, ठीक है ना। चलिए 11 का सी, अंशुल जी का 11 का सी है।
अभय सिंह का जी, अभय सिंह जी का भी 11 का सी, और राहुल रावत जी का भी। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए? यहाँ पर आंसर हो जाएगा अन्वेषक द्वारा पहली बार स्वयं संग्रहित किए गए जो होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़े, यानी कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? प्राथमिक आंकड़े, यानी प्राइमरी डाटा बोला जाता है। जो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? फर्स्ट टाइम खुद कलेक्ट करता है। तो आंसर कौन हो गया बताइए? 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए एक अच्छी प्रश्नावली क्वेश्चनियर में ए है प्रश्न लंबे और जटिल हो, बी क्या है प्रश्न स्पष्ट सरल और उद्देश्यपरक हो, सी क्या है केवल बंद प्रश्न हो, डी केवल खुले प्रश्न हो। अ गुड क्वेश्चनियर शुड हैव लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बी क्या है क्लियर सिंपल एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सी क्या है ओनली क्लोज एंडेड क्वेश्चन, डी क्या है ओनली ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या आंसर होगा सभी लोग बताएं? 12 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर फटाफट सभी लोग बताएं, देखते हैं कितने लोग आंसर आता है। 12 नंबर क्वेश्चन फटाफट सभी लोग आंसर दें, पूरा उम्मीद है कि सभी लोग आंसर आना। अभय सिंह जी ने सबसे पहला आंसर दिया 12 का बी, देखते हैं और किसका है भाई? आशीष झा जी ने बी आंसर दिया है। किसका दिया है, किस नंबर क्वेश्चन का दिया नहीं मालूम है। राहुल रावत जी का 12 है, 12 का बी, और अंशुल जी का भी 12 का बी, विनीत कुमार जी ने भी आंसर दिया है बी। तो देखिए ये आराम से पता जा सकता था। अच्छी प्रश्नावली का मतलब क्या होता है? प्रश्न स्पष्ट हो, सरल हो, उद्देश्य परक हो, यानी उनका कोई ऑब्जेक्टिव भी हो, ठीक ना। तो यानी आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैव क्लियर सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है, क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। ए है डेटा को जटिल बनाना, बी क्या है डेटा को समरूप इकाइयों में व्यवस्थित करना, सी है डेटा को नष्ट करना, और डी क्या है डेटा को केवल सारणीबद्ध करना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? द मेन पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन इज मेकिंग डाटा कॉम्प्लेक्स, बी क्या है अरेंजिंग डाटा इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स, सी क्या है डिस्ट्रॉइंग डाटा, डी है ओनली टेबलिंग डाटा। तो क्या आंसर होगा सभी लोग बताएं इसका? इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? 13 नंबर वाले का। तो अभय सिंह जी ने बताया 13 का बी, ठीक है। और ये कौन 23 पे कौन चला गया? आशीष झा जी आप 23 पे कहाँ चले गए? अभी तो हम 13 क्वेश्चन पे है ना। राहुल रावत जी हैं 13, आशीष झा 13 का बी, 13 बी, अंशुल जी का 13 बी, सभी लोग का 13 का बी आंसर आ रहा है, सही है। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? डेटा को समरूप इकाइयों में व्यवस्थित करना, यानी समान रूप से उसको क्या करते हैं? डेटा को अलग अलग वर्गों में क्या करते हैं? उसको व्यवस्थित कर देते हैं, उसको क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक ना। तो यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए पूछ रहा है हिस्टोग्राम में एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है? बारंबारता, वर्ग अंतराल, संचयी बारंबारता, सापेक्ष बारंबारता, इनमें से क्या आंसर होगा? तो 14वां तो बहुत ही इजी है, देखते हैं कितने लोग बता लेते हैं 14 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर। चलिए बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बताइए सभी लोग। देखिए यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस पे क्या क्लास इंटरवल दिखाया जाता है, वर्ग अंतराल। और इस पे क्या होता है बताइए? फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है बताइए? इस पे होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपका वाई अक्ष है, ये क्या है बताइए? एक्स अक्ष है। तो वही पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा क्लास इंटरवल, क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अरविंद कुमार जी का 14 का बी है, हाँ सही है। और राहुल रावत जी ने क्या दिया है? बी आंसर है। आशीष झा जी ने बोला है 14 का सी, नहीं गलत गलत है। क्या आंसर हो जाएगा बताइए? वर्ग अंतराल। जैसे होता है ना कि 0 से 10 नंबर पाने वाले 5 लोग हैं, 10 से 20 नंबर पाने वाले मान लीजिए 10 लोग हैं, 20 से 30 नंबर पाने वाले 25 लोग हैं, ठीक है। तो ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 क्या है? वर्ग अंतराल है। यही एक्स अक्ष पे है, वाई अक्ष पे क्या हो जाता है बताइए? बारंबारता, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? 14 नंबर का, 14 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 15 नंबर देखिए, ओगिव क्या है? एक प्रकार का दंड आरेख, बी क्या है? संचयी बारंबारता वक्र, सी क्या है? आवृत्ति बहुभुज, डी है वृत्त चित्र। यानी व्हाट इज एन ओगिव? टाइप ऑफ बार डायग्राम। उसका से क्या दिया है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और क्या है? सी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, डी है पाई चार्ट। तो कौन सा आंसर होगा बताएं इसके बारे में, है ना। ये भी बहुत पूछता है, बहुत क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, तो सभी लोग बताएं फटाफट इसके बारे में क्या आंसर हो जाएगा इसका।
15 का बी, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए इसको यूज करते हैं मीडियन निकालने में, संचय बारंबारता, ठीक ना। संचय बारंबारता वक्र बनाते हैं, इसमें भी एक्स वाई अच्छे होते हैं। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो 15 नंबर का आप सभी लोग समझ गए। आ जाइए 16 नंबर वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। 16 नंबर पे जिसका जिसका बी है, कौन सा है बताइए। बी की अगर बात करें, 15 का बी, हाँ बी हमने बताया था। तो जिसने जिसने बी बताया है उन सभी का आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। स्तंभ आ रहे, बार डायग्राम में सभी स्तंभों की चौड़ाई होनी चाहिए भिन्न भिन्न बारंबारता के अनुपात में। सी समान, डी क्या है यादृच्छिक, बताइए। इन अ बार डायग्राम द विड्थ ऑफ ऑल बार्स शुड बी डिफरेंट। बी क्या है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सी क्या है इक्वल। डी क्या है बताइए रैंडम। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप सभी लोग बताएं। कार्तिक पटवा ने आंसर दिया है सी। क्या दिया आंसर, सी। तो सही है, सी आंसर होगा, समान होगा, ठीक है। तो जब भी आप बार ग्राफ बनाएंगे, बार डायग्राम बनाएंगे, तो बार बनाते हैं ना, तो इनकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए, चौड़ाई सबकी क्या होनी चाहिए, चौड़ाई का साइज सबका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए 16 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत ही शानदार। किसका किसका आंसर आया है। हम्म, सही है, सही है, शानदार। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए टोटल 65 क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि में मुख्य अंतर। ए जनगणना में सभी इकाइयों का अध्ययन, प्रतिदर्श में केवल कुछ इकाइयों का। बी दोनों समान होते हैं। सी प्रतिदर्श में सभी इकाइयों का अध्ययन होता है। डी में जनगणना क्या होती है, सस्ती होती है। तो चलिए बताइए इसके बारे में, बताइए सभी लोग क्या होगा। 17 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर, 17 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर सभी लोग बताएं, क्या आंसर हो जाएगा इसका। देखिए जनगणना में हम सभी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रतिदर्श में क्या करते हैं, बस पूरी जनसंख्या में से कुछ ही हम सैंपल लेते हैं, उसी के आधार पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। तो सेंसस स्टडीज ऑल यूनिट, सेंसस किसके लिए होता है, ऑल यूनिट्स के लिए होता है। सैंपल, सैंपल आप जानते ही हैं। तो सैंपल किसी चीज का सैंपल आप थोड़ा सा ही लेते हैं ना, याद करने का एक तरीका है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो सैंपलिंग स्टडीज ओनली सम। तो आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 का ए अभय सिंह जी ने बताया, 17 का ए अरविंद कुमार जी ने 17 का ए, एड्रोबल अंशुल जी ने 17 का ए बताया। चलिए बहुत ही बेहतरीन, बढ़ते हैं आगे। संजीव जी का भी सही है, 17 का ए। संजीव जी अब आ गए हैं हम क्वेश्चन के साथ, क्योंकि भाई पिछड़ गए थे, लग रहा स्लो जुड़े थे, बाद में जुड़े थे, ठीक है। अब देखिए सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में ए प्रत्येक इकाई को चुने जाने की समान संभावना होती है। बी क्या होता है, केवल बड़ी इकाई को चुना जाता है। सी चुनाव अन्वेषक की इच्छा पर निर्भर होता है। डी कोटा निर्धारित किया जाता है। इन सिंपल रैंडम सैंपलिंग ए क्या है, ईच यूनिट हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। बी ओनली लार्जर यूनिट्स आर सेलेक्टेड। सी सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टिगेटर्स विश। डी क्या है, क्योट्स आर क्योटाज आर फिक्स्ड। बताएं क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आगे 18 ईयर ओल्ड राहुल रावत जी, विनीत कुमार 18 का है, कार्तिक पटवा जी ने ए आंसर दिया है, डबल अंशु जी ने बताया 18 का सी। तो कतई नहीं होगा 18 का सी, तो कतई नहीं होगा। सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श यानी सिंपल रैंडम सैंपलिंग, भाई सिंपल है ना सैंपलिंग, इसमें प्रत्येक इकाई को चुने जाने की समान संभावना होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर देखिए क्या है। 19 नंबर की अगर बात करें, क्या दिया है, स्टेम एंड लीफ डायग्राम इज यूज्ड फॉर। तने और पत्ती आरेख का उपयोग किस लिए किया जाता है। ए समय श्रेणी विश्लेषण। बी है डेटा के मूल मान सुरक्षित रखते हुए वितरण दर्शाने के लिए और सहसंबंध मापने के लिए। डी क्या है, प्रतिगमन विश्लेषण के लिए। यानी a stem and leaf diagram is used for time series analysis showing distribution while retaining original data values. C क्या है, measuring correlation. D क्या है, regression analysis. तो कौन सा आंसर होगा 19 का, बताएं सभी लोग। सभी लोग बी आंसर दिए जा रहे हैं, सही है। देखिए यहाँ पे इसको आराम से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो तने और पत्ती, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, देखिए यहाँ पे डेटा के मूल मान सुरक्षित रखते हुए वितरण दर्शाने के लिए, ठीक है। यानी कि शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाइल रिटेनिंग ओरिजिनल डाटा वैल्यूज, ठीक है। आ जाइए, तो ये जिसका इसका बी सही है वो सही है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन बताइए सभी लोग। यदि वर्ग अंतराल असमान हो तो किस आरेख का प्रयोग उचित है। साधारण हिस्टोग्राम। बी है बारंबारता घनत्व हिस्टोग्राम। सी है दंड आरेख। और डी क्या है, वृत्त चित्र। बताइए
अगर वर्ग अंतराल असमान हो, ठीक ना, यानी कि उनके बीच के जो अंतराल हो असमान हो, तो किस आरेख का प्रयोग किया जाता है? साधारण हिस्टोग्राम, बारंबारता घनत्व हिस्टोग्राम, दंड आरेख, वृत्त चित्र। बताएं इसका आंसर क्या होगा? यानी सिंपल हिस्टोग्राम यूज करना है कि फ्रीक्वेंटली डेंसिटी हिस्टोग्राम, सी बार डायग्राम, डी क्या है? पाई चार्ट। ओके राहुल जी, चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पर आंसर होगा बारंबारता घनत्व हिस्टोग्राम। ये तो यूज होता है जब इक्वल होता है वर्ग अंतराल, तब साधारण हिस्टोग्राम निकालते हैं, लगाते हैं। लेकिन वर्ग अंतराल असमान हो तो बारंबारता घनत्व हिस्टोग्राम यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। यानी आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए, जिन लोगों ने क्या दिया है, कौन सा नंबर था? 20 था ना, तो 20 का आंसर सभी ने, जिसने जिसने बी दिया है सबका सही है, ठीक है ना। तो विनीत कुमार जी ने बी दिया है, 20वें का सी अभिजीत सेन वर्ड। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया अभिजीत जी, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास में। हार्मोनिक माध्य का उपयोग कहाँ किया जाता है? जब डेटा समय संबंधित हो, जब दरों अनुपातों का औसत निकाला जाए, जब डेटा में शून्य हो, जब डेटा का वितरण सामान्य हो। तो क्या आंसर दिया है आपने? सी आंसर दिया है। सी नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा जब दरों और अनुपातों का औसत निकालना हो। कहाँ यूज होता है? जब दरों और अनुपातों का औसत निकालना हो, यानी व्हेन एवरेजिंग रेट्स एंड रेशियोज। एवरेजिंग क्या है बताइए? रेट्स एंड रेशियोज, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर बताइएगा, 22 नंबर का देखिए। तो ज्यामितीय माध्य की गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अंगड़ती जोड़ का, बी गुणनफल का nवां मूल, सी क्या है? अधिकतम तथा न्यूनतम का अनुपात, डी क्या है? संचयी बारंबारता। व्हाट इज यूज्ड टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक सम, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ मैक्स टू मिन, और क्या बताइए? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या आंसर होगा? सभी लोग बताएं। इसका आंसर सभी लोग बताएं क्या होगा, सभी लोग फटाफट बताएं आंसर क्या होगा इसका। 22 है ना, 23 पे कौन आ गया? 22 है यहाँ पे, 23 नहीं है। तो 22 का बी, जिनका जिनका बी है सही है। गुणनफल का एनवा मोल, यानी जितने नंबर्स होते हैं, जितने नंबर्स होंगे वो यहाँ पे एन के रूप में हो जाएगा। और यहाँ देखिए x1 इंटू x2 इंटू डॉट 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 क्या xn, इस रूप में हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 23 बताइए। हाँ, कार्तिक पटवा जी ने भी बी बताया है, अरविंद कुमार जी ने भी 22 का बी बताया। चलिए बढ़िया है। किस माध्य पर चरम मानों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है बताइए? बहुलक पर, माध्यिका पर, अंगड़ती माध्य पर, चतुर्थांश पर। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है चरम मानों का? बताइए इस क्वेश्चन का सभी आंसर दें। चरम मानों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किस पर? बहुलक पर, माध्यिका पर, अंगड़ती माध्य पर, कि चतुर्थांश पर? फटाफट बताएं इसका। 23 का आंसर सभी लोग बताएं, 23 का क्या हो जाएगा? कार्तिक पटवा जी ने बताया ए, बहुलक पे। नहीं, बहुलक पे सर्वाधिक, ध्यान दीजिएगा, प्रभाव पड़ता नहीं पूछा है। प्रभाव तो सब पे पड़ता है, लेकिन सर्वाधिक किस पे पड़ता है? बस एक माध्यिका है जिसपे प्रभाव नहीं पड़ता है। माध्यिका पे तो चरम का, एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। माध्यिका को तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सब में प्रभाव पड़ता है। किसी में कम पड़ता है, किसी में ज्यादा पड़ता है। क्या आंसर होगा बताइए इसका? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? बोलिए। 23 बहुलक होगा, माध्यिका होगा, अंगड़ती माध्य होगा। आपको बता दें, माध्य निकालते समय, माध्य निकालने का तरीका क्या होता है? दिए गए जितने आंकड़े होते हैं, दिए गए जितने आंकड़े होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, उनकी संख्या से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, तो वही माध्य होता है। तो माध्य में अगर चरम मान निकाल दिया जाए तो माध्य में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। सबसे ज्यादा परिवर्तन किसमें होता है बताइए? माध्य में होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंगगणितीय माध्य। देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अफेक्टेड यही होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। देखिए माध्य सामने आपके आ भी गया। तो माध्य तो आप सभी लोग लगा ही सकते हैं, बताइए सभी लोग। 10 है, 20 है, 30, 40, 50 का अंगगणितीय माध्य बताइए क्या हो जाएगा? इसका क्या बताना है? अंगगणितीय माध्य। संजू जी आपका भी स्वागत है, कार्तिक जी, अंशुल, अरविंद कुमार, संजीव, संजीव निगम जी, अभिजीत,
सेन वर्ड। सभी का स्वागत है एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास में, ठीक है। तो सी किसका आंसर आप सब लोगों ने दिया, पिछले वाले का दिया, इसका आंसर दीजिए। यहाँ तो समांतर माध्य निकालना है, कैसे निकलेगा बताइए। सक्सेस स्टोरी ने बताया बी, ठीक है। क्या गजब का नाम है, सक्सेस स्टोरी। अरविंद कुमार जी ने बी आंसर दिया, कार्तिक पटवा जी ने भी बी आंसर दिया है। थोड़ा बताइए बताइए, नेट कुछ स्लो चल रहा है क्या, नेट कुछ स्लो है क्या। सभी लोग बताएं, थोड़ा सा हमको लग रहा है नेट स्लो चल रहा है। देखिए हमको निकालना माध्य, तो माध्य में क्या करते हैं, सबको जोड़ देंगे। तो बताइए 50 40 90 और 30 120, और 20 कितना हो गया 140, और 10 कितना हो गया 150 हो गया। टोटल काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी सबको जोड़कर काउंट कर लीजिए, जितने नंबर है जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो बताइए कितना आंसर हो गया, बताइए 30 आंसर हो गया। आंसर कौन सा हो जाए बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो 24 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जिस जिस लोगों ने क्या बताया है, बी बताया है, उनका सही है, ठीक है। नेट स्लो है ना, हाँ थोड़ा बहुत स्लो है। इस समय बताइए, इस समय भी स्लो चल रहा है क्या नेट, इस समय भी स्लो है कि ठीक है। अब थोड़ा बता दीजिए आप सभी लोग, अब लग रहा है कुछ सही हुआ है, अब सही है नेट। चलिए इसको बताइए आप सभी लोग, 25 नंबर, वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका सूत्र m इक्वल टू एल प्लस, देखिए यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट में क्या है, लार्ज ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है n/2 माइनस सी एफ बाई एफ है इंटू एच। इसमें सी एफ क्या होता है, इसमें सी एफ क्या होता है। अच्छा अब सही है ना, थैंक यू। नहीं सही है इस समय, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि सी एफ क्या होता है, तो सी एफ जो होता है इसका फुल फॉर्म कर दिए, वैसे पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, कम्यूलेटिव, कम्यूलेटिव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी माध्यिका वर्ग से पहले तक की संचय बारंबारता। देखिए यहाँ पे सी एफ मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीन क्लास, ठीक है ना, यही सी एफ मतलब होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 26 नंबर बताइए सभी लोग, 26, चतुर्थांश दशमक और शतमक क्रमशः डेटा को कितने भागों में बांटते हैं। ये तो बहुत आसान है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बता देंगे। चतुर्थांश दशमक और शतमक क्रमशः डेटा को कितने भागों में बांटते हैं, तो ए नहीं होगा 25 का, 25 का ए कौन बता रहा है, 25 का बी हो जाएगा। चलिए इसका बताइए सभी लोग, चतुर्थांश दशमक और शतमक क्रमशः डेटा को कितने भागों में बांटते हैं, ए बी सी डी। क्या आंसर हो सकता है सभी लोग बताएं जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा। हाँ ए सही है भाई, कॉमन सेंस वाली बात है। चतुर्थांश है तो सीधी सी बात है 4 भागों में बांटेगा। दशमक में देखिए 10 है, वो 10 भागों में बांटेगा। शतमक, शतक मतलब क्या होता है, 100 होता है ना, तो 100 भागों में बांटेगा यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वार्टाइल, क्वार्ट मतलब क्या होता है, 4 से मतलब होता है। डेक्टाइल, ये किससे मतलब होता है भाई, 10 से मतलब होता है, ठीक है। और ये परसेंटाइल्स, परसेंटाइल किससे मतलब है, 100 से। यानी क्वार्टाइल्स 4 भाग में बटेगा, डेक्टाइल डेकाइल्स है ना, ये किसमें 10 भाग में। और ये बताइए परसेंटाइल्स कितने पार्ट में बटेगा, 100 पार्ट में। तो 26 का क्या हो जाएगा बताइए, 26 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 26 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे। 27 बताइए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये पूछता भी है, तो सभी लोग बताएं क्या आंसर होगा। भारित माध्य का उपयोग कब किया जाता है, जब सभी मानों का महत्व समान हो, बी विभिन्न मानों का सापेक्षिक महत्व भिन्न हो, सी केवल नकारात्मक संख्याओं के लिए, डी क्या है केवल प्राथमिक आंकड़ों के लिए। कौन सा आंसर होगा इसका बताइए, 26 का ए। चलिए ठीक है,
अगला बताइए आप सभी लोग, बहुत बढ़िया राहुल जी, 26 का ये सही है। तो इसका आंसर सभी लोग बताएं, फटाफट बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 27 का भारित माध्य का उपयोग कब किया था? अभी पिछले ही क्लास में हमने बताया था, ये रिपीट किया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, जब विभिन्न मानों का सापेक्षिक महत्व क्या हो बताइए, भिन्न हो, ठीक है, यही आंसर होगा। व्हेन डिफरेंट वैल्यूज हैव डिफरेंट रिलेटिव इंपॉर्टेंस। तो जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। इस क्वेश्चन पे आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर इनको पूछने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो पूनम देवी जी जुड़ी हैं, 27 का बी बताया है। स्वागत है आपका एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास में। सभी लोग फटाफट बताइए अगले क्वेश्चन के बारे में बताइए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 28 नंबर क्वेश्चन सभी लोग बताएं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बताते हैं। 27 का बी सब लोग बता रहे हैं, ठीक है। इसका बताइए सभी लोग। सामान्य वितरण में माध्यिका और बहुलक का संबंध माध्य से होता है, तो क्या होता है बताइए, ए बी सी डी। क्या हो जाएगा? 28 का आंसर सभी लोग दें, फटाफट बताएं 28 के बारे में। 28 का आंसर सभी लोग दें। कार्तिक पटवा जी ने बताया ऑप्शन नंबर बी, हाँ सही है। सामान्य वितरण में माध्यिका, बहुलक और माध्य तीनों बराबर होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप ऑफ मीडियन मोड विथ मीन इज क्या होता है, इक्वल होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 29 देखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो 29 क्या है, यदि प्रत्येक मान में 5 जोड़ा जाए तो माध्य में क्या परिवर्तन होगा? इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन व्हाट विल हैपन टू द मीन? मीन विल बी इंक्रीज बाय 5, मीन विल रिमेन अनचेंज। सी क्या है, मीन विल डिक्रीज बाय 5। डी क्या है, मीन विल बिकम्स 5 टाइम्स। क्या आंसर हो जाएगा सभी लोग बताएं। 29 बी तो सभी लोगों ने बताया सही है, 28 का बी सभी लोगों ने बताया था, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताइए 29 बताइए, 29 का आंसर सभी लोग बताएं। कार्तिक पटवा जी ने ए आंसर बताया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा। कोई भी एवरेज दिया हो, कोई भी क्या दिया हो, एवरेज दिया हो, ठीक है। जैसे इसको हम समझा देते हैं, मान लीजिए 5 है, 6 है, 5 6 11 और 4 क्या हो गया बताइए, तो 4 6 10 5 15। अगर इसका हमको क्या निकालना, माध्य निकालना, 3 से भाग देंगे, 3 पच्चे क्या हो गया बताइए 15। अब बोला प्रत्येक मान में मान लीजिए हम एक जोड़ दें, क्या कर दें, प्रत्येक मान में अगर हम एक जोड़ दें तो औसत क्या आएगा देखिए, तो 5 1 6, 6 और 1 कितना है बताइए 7, 4 और 1 कितना है 5। फिर इनको जोड़िए, 6 7 13 5 18, 18 में 3 से भाग दीजिए, अब औसत कितना आ रहा है बताइए 6 आ रहा है। तो खुद आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर सब में हम एक जोड़ रहे हैं, सब में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो औसत में भी क्या हो रहा है, एक जोड़ रहा है। तो उसी तरह अगर हम सब में 5 जोड़ेंगे तो औसत में भी क्या होगा, 5 जुड़ेगा, यानी माध्य क्या हो जाएगा बताइए 5 बढ़ जाएगा। तो 29 का आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना। क्या आंसर हो जाएगा बताइए, आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी माध्य 5 बढ़ जाएगा। इसी में अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्रत्येक मान में अगर 5 से गुणा किया जाए तो माध्य में क्या परिवर्तन होगा, तो आप बोलेंगे माध्य में भी 5 से गुणा हो जाएगा। अगर बोलता है प्रत्येक मान में 5 से भाग दे रहे हैं तो माध्य में क्या परिवर्तन होगा, तो आप बोलेंगे माध्य में भी 5 से भाग जाएगा। अगर बोला जाए प्रत्येक मान में 5 घटा दिया जाए तो माध्य में क्या परिवर्तन होगा, तो माध्य भी 5 घट जाएगा। तो ये कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर प्रत्येक मान में कुछ भी जोड़ते हैं तो माध्य भी उतना ही बढ़ेगा, प्रत्येक मान में कुछ भी घटाते हैं तो माध्य भी उतना ही घटेगा, प्रत्येक मान में जिससे गुणा करेंगे माध्य भी क्या होगा, उसी से गुणा होगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना, नहीं तो लगेंगे करने तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मध्यांतर यानी पूछ रहा है द फार्मूला फॉर मिड रेंज इज, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय 2, बी क्या है मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, सी क्या है मैक्सिमम इंटू मिनिमम, डी क्या है मैक्सिमम अपॉन मिनिमम। तो मध्यांतर का सूत्र बताइए, अधिकतम में से न्यूनतम घटा के 2 से भाग देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, दोनों का गुणा करेंगे कि केवल भाग देंगे, कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए इसका। इसका आंसर सभी लोग फटाफट बताएं क्या आंसर हो जाएगा। ये आपका कौन सा है, 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइए, 13 नंबर का क्या होगा। 30 का बी, हाँ मध्यांतर, मध्यांतर मतलब बीच का। तो इसका तरीका ही होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 9 और 11 के बीच में क्या आएगा, ठीक ना, मध्यांतर यानी मिड रेंज क्या होगा, तो क्या करेंगे 9 और 11 को जोड़ेंगे,
और 2 से भाग दे देंगे तो 11 9 कितना हो गया 20 हो गया। 20 में 2 से भाग दीजिए कितना हो गया बताइए 10। तो इनको बीच बीच में कौन आ रहा है बताइए 10 आ रहा है। तो कौन सा सूत्र हुआ देखिए यहाँ पे अधिकतम में न्यूनतम को जोड़ा किससे भाग दे दिया 2 से भाग दे दिया। आंसर कौन सा हो गया बताइए ऑप्शन नंबर बी। तो इसी को बोलते हैं मध्य अंतर। ठीक है ना, इसी को कंफर्म हो गया होगा आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कार्तिक जी ने बताया बी। चलिए ठीक है। अब देखिए लास्ट पेयर के सूचकांक में आधार वर्ष की किस चीज को भार लिया जाता है ना। तो चालू वर्ष की मात्राएं, बी क्या है आधार वर्ष की मात्राएं, सी दोनों वर्ष की मात्राओं का औसत, डी क्या है आधार वर्ष का मूल्य स्तर। तो ये उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बता देंगे। पूनम देवी जी ने 30 का बी बताया है और संजीव निगम जी ने भी 30 का बी बताया है। देखते हैं क्या सही है आप सभी लोग का। हाँ सही है। ठीक है चलिए तो 31 सभी लोग बताएं। 31 का बी, 31 का क्या बी, हाँ सही है। लास्ट पेयर के सूचकांक में आधार वर्ष की किस चीज को भार लिया जाता है। तो किसको भार के रूप में लेते हैं बताइए आधार वर्ष की मात्राओं को, है ना। किसको भार लेते हैं आधार वर्ष की मात्राओं को। ठीक चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 32 फिशर का आदर्श सूचकांक किन दो सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य होता है ना। यानी फिशर का आदर्श सूचकांक यानी फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ विच टू indices Las Perez and Pache and Las Perez and Marshall। सी क्या है पास्चे एंड वाल्स एंड डी क्या है डाउ जोन्स एंड एस एंड पी। यही है। तो कौन सा आंसर होगा बताइए किन दो सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य है बताइए। 32 का ए हो जाएगा। चलिए तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा एफ इक्वल टू क्या होता है बताइए। एफ इक्वल टू होता है एल इंटू बी। ठीक है तो यानी कि अगर हमको फिशर का आदर्श सूचकांक निकालना है तो अंदर कौन होगा बताइए लास्ट पेयर का सूचकांक हो जाएगा और कौन हो जाएगा पासे का। ठीक है तो यही आंसर होगा। तो हमारा आंसर कौन है बताइए एल फॉर लास्ट पेयर, बी फॉर क्या हो जाएगा पासे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा बताइए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 32 का ए जिन जिन लोगों ने बताया है बहुत ही शानदार। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी क्वेश्चन आपका मजेदार है। ठीक है इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। अब आ जाइए 33 नंबर वाले क्वेश्चन पे। सभी लोगों ने ये बताया बहुत ही शानदार लाजवाब सभी लोगों ने बता रहे हैं। ठीक है मूल्यांकन परीक्षण टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन सा सूचकांक पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है। ए है लास्ट पेयर सूचकांक, बी है पासे सूचकांक, सी है फिशर का आदर्श सूचकांक, डी है मार्शल एजवर्थ सूचकांक। चलिए तो विच इंडेक्स फुली सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। सभी लोग बताइए कौन सा आंसर इसका होगा। चलिए सभी लोग बताएं आंसर कौन सा हो जाएगा। कौन सा नंबर क्वेश्चन है बताइए 33 है। तो 33 का लास्ट पेयर सूचकांक, पासे सूचकांक, फिशर का आदर्श सूचकांक, डी मार्शल एजवर्थ सूचकांक। तो मूल्यांकन परीक्षण टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन सा सूचकांक पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है इन चारों में से आप सभी को बताना है। तो चलिए बताइए फटाफट कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। इसका आंसर सभी लोग बताएं क्या हो जाएगा 33 का। 33 का सी है राहुल रावत जी ने दिया है आंसर। अरविंद कुमार जी ने दिया है 33 का सी। चलिए बहुत बढ़िया। तो 33 बेहतर है। फिशर का आदर्श सूचकांक यानी क्या हो जाएगा बताइए फिशर्स इंडेक्स आइडियल इंडेक्स। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे। 34 नंबर तो आप लोग वैसे बता लेंगे आराम से। बताइए भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का संकलन कौन करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का संकलन भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेबी, नीति आयोग। हु कंपाइल्स द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉस्पी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है ना, सेबी, नीति आयोग। कौन सा होगा बताइए। इसका आंसर सभी लोग बताएं क्या आंसर हो जाएगा 34 का। 34 इन बी। हाँ बहुत बढ़िया यही आपका आंसर होगा। ठीक ना ठीक वही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का संकलन करता है यानी आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। 35 क्या है बताइए। हाँ चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग बी आंसर बता रहे हैं बहुत ही लाजवाब। 35 बताइए स्पाइलिंग का उपयोग सूचकांकों में किस कारण किया जाता है। ए है नए और पुराने सूचकांक श्रेणियों को जोड़ने के लिए, बी सूचकांक को घटाने के लिए, सी क्या है आधार वर्ष हटाने के लिए, मूल्य परिवर्तन को रोकने के लिए। ठीक है तो क्या है स्प्लाइसिंग है इन इंडेक्स नंबर इज डन टू किस लिए लिंक ओल्ड एंड न्यू इंडेक्स सीरीज, बी क्या है रिड्यूस द इंडेक्स, सी क्या है रिमूव द बेस ईयर, डी क्या है प्रिवेंट प्राइस चेंजेस। तो क्या आंसर होगा बताइए इनमें से क्या आंसर हो जाएगा फटाफट बताएं। देखिए
स्प्लाइसिंग का यूज क्या होता है बताइए? नए और पुराने सूचकांक श्रेणियों को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा? लिंक ओल्ड एंड न्यू इंडेक्स सीरीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन सभी लोग दीजिएगा। 36 का, तो 36 क्या है? काले पियर्सन के सहसंबंध गुणांक आर का मान किस सीमा के भीतर होता है? ये चौथी बार कोई क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर तो उम्मीद करते हैं सभी लोग देंगे। बताइए 36 का, सभी लोग बताएं जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन समझ लीजिए चौथी बार आ गया। सभी लोग बताएं फटाफट क्या आंसर हो जाएगा। चौथी बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कई बार हमने बोला था कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर पूछता है। तो ये गुणांक आर का जो मान होता है किस सीमा के भीतर होता है? तो चलिए बताइए 36 का बी किसने दिया? संजीव निगम जी ने आंसर दिया है। ठीक है, और इसमें हमने शॉर्ट भी बनाया था भाई, इसी पे हमने शॉर्ट बनाया था। आप सभी लोग अगर शॉर्ट्स देखते होंगे तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो शॉर्ट्स में हम जान लीजिए कि कुछ लोगों ने कमेंट्स में डाला था, किसी किसी क्वेश्चन पे डाउट था, तो उसको हम शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी लोग को बता देंगे। आप सभी लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बताइए? -1 से +1 के बीच में। क्या हो जाएगा? -1 से +1 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस है ज्यादा से ज्यादा पूछने का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जिसका जिसका बी सही है, बहुत ही शानदार। अब बताइए 37 नंबर क्वेश्चन बताइए। 37 नंबर का बताएं आप सभी लोग। इन स्पीयरमैन्स रैंक को रिलेशन आर इक्वल टू 1 माइनस बड़े ब्रैकेट में क्या है 6 है, और उसका से साइन ऑफ समेशन है डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल ब्रैकेट में n क्यूब माइनस n, ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर लार्ज ब्रैकेट है। व्हाट इज डी पूछा है, डी क्या है? तो डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू, डिफरेंस ऑफ रैंक्स ऑफ द टू वेरिएबल्स, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, यानी दो चर के मूल मानों का अंतर, दो चरों की कोटियों का अंतर, बारंबारता का अंतर। डी है माध्य से विचलन। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए? 37 का बी। हाँ चलिए, किसने आंसर दिया भाई? बहुत शानदार राहुल जी, आपने आंसर दिया है 37 का बी। बहुत ही लाजवाब। तो 37 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 37 के बाद किसका नंबर है बताइए? 38 का। ठीक है, तो देखिए 38 का सभी लोग ध्यान दीजिए। प्रतिगमन रेखाएं लाइन्स ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं? मूल बिंदु, माध्य बिंदु एक्स वाई, माध्यिका, बहुलक। बताइए कौन सा आंसर होगा? यानी द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, मेन पॉइंट पे, मीडियन पे, मोड पे। इसका आंसर सभी लोग दीजिए। कार्तिक जी ने बी आंसर दिया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बताइए सभी लोग, प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं? फटाफट बताएं सभी लोग। प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं? देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं इसका। 38 का बी। चलिए बहुत बढ़िया, 38 का बी। अरुण कुमार जी शानदार। माध्य बिंदु एक्स वाई पर प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, चलिए अगला 39 बताइए। इफ आर इक्वल टू 0, तो दोनों चरों के बीच का संबंध क्या होता है? अगर आर 0 है तो दोनों चरों के बीच संबंध क्या होगा? पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा, शून्य संबंध होगा, यानी कोई रैखिक संबंध नहीं होगा। डी क्या है? अपूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा। क्या आंसर होगा सभी लोग बताएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 39 का सभी लोग आंसर दें, क्या होगा 39 का? फटाफट बताएं सभी लोग, 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का सी। अरुण कुमार जी, राहुल जी, और कौन है? एड्रबल अंशु, और कौन है बताइए? दीपक एंड वर्षा क्लासेस। बहुत बढ़िया। पूनम देवी जी हैं, अरविंद कुमार, कार्तिक पटवा, सबने सी आंसर दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। आर इक्वल टू 0 है तो शून्य सह संबंध होगा, कोई रैखिक संबंध नहीं होगा इनके बीच में। ठीक है ना, तो देखते हैं अगला 40 नंबर बताइए। 40 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है? अब कर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर का मान बढ़ता है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर इंडिकेट्स टोटल इफेक्ट ऑफ एक्स एंड ऑन वाई, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन वाई एक्सप्लेन्ड बाई एक्स, कंबाइंड मीन ऑफ बोथ वेरिएबल्स, डी का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए ए बी सी डी में से क्या होगा? ए बी सी डी में से क्या हो जाएगा? कौन सा नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग देखिए? 40 नंबर क्वेश्चन है, तो सभी लोग बताएं 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। जिस चीज ने बी बताया है बहुत ही शानदार। देखते हैं कितने लोग आंसर बी है यहाँ पे। तो राहुल रावत जी ने बी आंसर दिया है, अरुण कुमार जी का है, उसके से हुजैफा शेख का बी आंसर है, अरविंद कुमार ने 40 का बी आंसर दिया है, और मोहसिन अली जी ने सी आंसर दिया। गलत है, बी आंसर होगा इसका, है ना। हुजैफा शेख जी ने बी आंसर दिया, संजीव निगम जी ने बी आंसर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका तो उम्मीद करते हैं आप लोग खुद से निकाल लेंगे। इसका सभी लोग क्या बताएंगे? क्या द वैल्यू ऑफ log 10,000 इज, क्या होगा इसका वैल्यू?
इसका वैल्यू सभी लोग बताएं, क्या वैल्यू होगा, क्या सभी लोग बताएंगे इसका वैल्यू? ये बहुत सिंपल होता है। इसका कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? इसका आंसर क्या होगा? देखिए लॉग का क्वेश्चन है यहाँ पे। सी, किसका सी? मोहसिन अली जी बताएं, किसका सी आपने बताया? 41 का 10, 10 नहीं होगा। देखिए आपको बता देते हैं, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, देखिएगा लॉग 10 और यहाँ पर 10 है, 10 टू द पावर n है, तो वहां पर वैल्यू क्या होता है? n होता है। वहां पर वैल्यू क्या होता है बताइए? n होता है। ठीक, यानी लॉग है, यहाँ बेस 10 है, यहाँ पर 10 टू द पावर को समथिंग दिया है, तो जो यहाँ पे पावर दिया होगा ना वही आंसर होता है। तो बताइए क्या करेंगे? बताइए लॉग 10 है, 1000 को हम क्या ले सकते हैं? 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो देखिए जो n का वैल्यू होगा वही आंसर होगा। n का वैल्यू 3 है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, 100 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, ये आपका 3 ही होगा। ठीक ना? देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी दे दिया है, log 10 है, यहाँ 10 पे n है इक्वल टू n, तो जब भी यहाँ बेस भी 10, यहाँ भी 10 है, ठीक है, और ऊपर पावर n है, तो आंसर आपका n ही होगा। तो देखिए उसी रूप में हमने किया, log 10 है, 1000 है, 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो देखिए सेम, देखिए इसी फॉर्मूले पे है, तो n का वैल्यू 3 है, 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 41 का सी आंसर होगा। ठीक है, 41 का सी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। 42, नहीं नहीं, मिस्ड नहीं किया, सही है। और अगर मिस्ड किया भी होगा तो हम देख लेंगे बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है, मिस तो नहीं किया, 100% कन्फर्म है। ये बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, इंसान ही है, इंसान से गलतियां तो होती हैं, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हम पूरी तरह से यहाँ पे श्योर हैं। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर 3 है। एपी का पहला पद दो, सर्वंतर डी बराबर 3, 10वां पद बताइए। तो ये तो आप सभी लोग मालूम ही होगा, यानी 10th टर्म बताना है, तो क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है बताइए? ए का पहला पद 2 है, एन क्या है बताइए? एन 10 है, और डी डिफरेंस 3 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, 10 में से 1 गया, 9 हो गया, 9 गुणे 3, तो देखिए 2 हो गया, 9 3 27, तो 27 में 2 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 29। तो 10वां पद कौन हो जाएगा? 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 42 का ए, ये तो कम से कम सभी लोग लगा लिए होंगे। ठीक है ना? तो सही है सबका। हाँ, कार्तिक पटवा जी का भी ये है, संजू जी का भी ये है, विनीत कुमार जी का भी ये है। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। तो यहाँ पे पूछा था 10वां पद बताइए, तो 10वां पद कौन हो जाएगा बताइए? आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए अगर 10th टर्म पूछ रहा है तो टी फॉर टर्म होता है 10वां पद, चाहे 10वां टर्म बोलिए। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ए किसको बोलते हैं बताइए? पहले पद को। तो ए का वैल्यू 2 हो गया। एन किसको बोलते हैं? एन कौन है यहाँ पे? 10, 10 क्या है? एन है, तो एन का जगह 10 हो गया, -1। और डी डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो क्या है? 3 है यहाँ पे, तो वही हमने रखा, 29 आंसर आ गया, 42 का हो गया आंसर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा सभी लोग। हाँ ये बताइए, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन कौन सा आ गया बताइए? परम्यूटेशन का क्वेश्चन कौन सा है बताइए? परम्यूटेशन का, सभी लोग बताएं। क्वेश्चन जो है किसका बताइए? परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, सभी लोग फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। परम्यूटेशन का फॉर्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे, बताइए क्या आंसर होगा। तो चलिए देखिए हमें आपको बता देते हैं, ये फार्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए n का फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है? n माइनस r का फैक्टोरियल, यही परम्यूटेशन का होता है। तो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5p क्या है बताइए? 2 है ना, 5p क्या है बताइए? 2 है, तो क्या करेंगे बताइए? 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल ऊपर हो गया, नीचे 5 में से 2 गया, तो किसका हो जाएगा बताइए? 3 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बताइए? 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, और नीचे 3 का फैक्टोरियल तो है ही, तो 3 का फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 जा 20, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बताइए? परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। आंसर हो गया 20। तो यही होता है, देखिए परम्यूटेशन का ये फार्मूला होता है। ठीक है, एन पी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपॉन एन में से आर को माइनस कर देते हैं, फिर फैक्टोरियल। तो वही देखिए एन की जगह 5 रखा, एन साफ साफ बोला 5 है, ठीक ना? तो 5 का फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर, ये एन है ये आर है,
तो 5 में से 2 गया, 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व किया तो कितना आ गया बताइए, 20 आ गया। ठीक है, तो 44 विल बी 10, 44 44 कहाँ से आपने देख लिया, हमने चेंज किया था क्या लग रहा है? 44 बताइए। 44 की बात करें तो 44 देखिए, तो 44 देखिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर NC2 अगर लिखते हैं, किसका बताइए, कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल। फिर देखिए यहाँ पर फिर r का फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बताइए, n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n के रूप में कौन है बताइए, 5C2 है ना यहाँ पे, तो n की जगह 5 है, 5 का फैक्टोरियल। r कौन है बताइए, 2 है, 2 का फैक्टोरियल। n माइनस r, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा बताइए, 3 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल इन 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल हो गया। और नीचे देखिए 3 का फैक्टोरियल वैसे रहने दीजिए, 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, 44 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला बताइएगा 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज का सूत्र क्या होता है, नया मान बटे पुराना मान गुणे 100। बी क्या होता है, नया मान माइनस पुराना मान बटे पुराना मान गुणे 100। सी क्या है, पुराना मान माइनस नया मान गुणे 100। डी बताइए, नया मान माइनस पुराना मान। तो सभी लोग बताएं क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा नंबर क्वेश्चन है बताइए, 45 नंबर है। तो 45 नंबर का सभी लोग आंसर दीजिएगा, 45 नंबर का क्या हो जाएगा। चलिए, तो अब कौन है, अवधेश कुमार यादव जी ने बी आंसर दिया है, संजीव निगम जी 45 का है, कार्तिक पटवा जी ने बी आंसर दिया है, अरविंद कुमार जी ने ए आंसर दिया है। चलिए, बहुत ही शानदार। तो क्या आंसर हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, कष्ट के लिए खेद है, आज भी 65 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा क्लासेस बिजी रह रही हैं, स्टूडियो खाली है नहीं। ठीक है, तो थोड़ी समस्या हो जा रही है। ठीक, तो बस इतना ही तक रहने देते हैं। हाँ, लेकिन क्लासेस रेगुलर रहेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है ना, रेगुलर वे में आप सभी लोग जुड़े रहिए। और टाइम आपको बता देते हैं कि रेगुलर 2 बजे से मेरी क्लास रहती है। आप सभी लोग रेगुलर प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। ठीक है ना, खुद आपको पता चल जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी एसओ में आपका स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। यू आर मोस्ट वेलकम अरविंद जी। सभी लोग का, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग लगातार क्वेश्चन का आंसर देते रहें, बहुत अच्छा लगा। ऐसे जुड़े रहिए, रेगुलर क्वेश्चन बताते रहिए।